द्वितीय विश्व युद्ध कितना महाविनाशक था, यह इतिहास आज तक भूला पाया नहीं और न आने वाले दशकों तक भूल पाएगा। जरा सोचिए, उस युद्ध की तपन आज तक असर छोड़े है तो उस वक्त युद्ध की आग कितनी भीषण होगी। 1939 से 1945 तक चला यह युद्ध 70 से 85 मिलियन ह्यूमन लाइव्स लेकर माना। यह तो मौत के आंकड़े हैं, लेकिन उस मौत से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई उसका आकलन ना कोई इतिहासकारक बता सकता है, ना ही किसी देश की सरकार। इस युद्ध ने किसी का फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान करवाया। मानव इतिहास की सबसे बड़ी भूलों में से था यह युद्ध। भूलों से सीखना एक सहज भाव होना चाहिए, परंतु भूलों को नजरअंदाज किया गया। विश्व युद्ध के नुकसान को देख ताकतवर राष्ट्र को भी संभलने में देर लगी। यूके, यूएसए, सोवियत जैसे देश यह समझ चुके थे कि डायरेक्ट वॉर अटैक करना सही नहीं, तो बस एक ऐसा इनडायरेक्ट वॉर अटैक हुआ 1945 से, जहां मिलिट्री एक्शन तो नहीं परंतु फिर भी समग्र विश्व अलग हिस्सों में बटा। यह युद्ध जो 1945 से शुरू हुआ वह खत्म 1991 सोवियत के डिसोल्यूशन पर जाकर थमा। बात कर रहे हैं कोल्ड वॉर की। यह कोल्ड वॉर जो सोवियत और अमेरिका के बीच हुआ, यह और कुछ नहीं परंतु कौन किससे कितना और कैसे आगे है उसकी लड़ाई थी। जहां युद्ध लड़ने की तैयारी हो पर शस्त्र भी उठाना नहीं, वहां रोल आते हैं एस्पिनाज गेम्स। बिना हथियार उठाए दुश्मन के घर में घुसकर हराना और सामने वाले को यह अंदाजा ही ना होना कि उसके आसपास ये दुश्मन है। इस गेम को एस्पियोनाज वॉर कहते हैं। एस्पियोनाज गेम में सबसे महत्वपूर्ण है सीक्रेसी। सीक्रेसी के बल पर चुपचाप इफेक्टिव स्ट्रेटेजी थ्रू एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अपना एजेंडा हावी करती है। इस सीक्रेसी की कीमत अमूल्य होती है, पर क्या हो जब राष्ट्र पर मर मिटने वाला एजेंट अपने स्वार्थ को चुन दुश्मन राष्ट्र के पाले में जा बैठे। ऐसे एजेंट्स डबल एजेंट्स होते हैं जो दोनों राष्ट्र को अपने अपने सहूलियत और स्वार्थ के हिसाब से चुनते हैं। आज एक ऐसे डबल एजेंट की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जिसने अपने अनबीटेबल इंटेलिजेंस से सीआईए को भारी नुकसान पहुंचाकर केजीबी को फायदा दिलाकर बेशुमार दौलत कमाई। सीआईए के इस डबल एजेंट ऑल्ड्रिच एम ने एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन केजीबी और सोवियत को पास ऑन करके कई सीआईए एसेट्स को एक्सपोज किया और उन्हें मौत के हवाले तक छोड़ दिया। इस एजेंट ने ऐसे ऐसे सीक्रेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास ऑन किए जिससे केजीबी ने बहुत खतरनाक ग्रिप बनाई सीआईए पर। सीआईए के टॉप 5 वर्स्ट इंटेलिजेंस डिजास्टर्स में से ऑल्ड्रिच एम्स ने क्यों और कैसे एक कॉम्प्रोमाइज्ड एजेंट की जिंदगी चुनी और वे कौन कौन से इंटेलिजेंस थे जिसे कॉम्प्रोमाइज कर सीआईए केजीबी से पीछे रहती। जानने के लिए बने रहिए इस एपिसोड में। ऑल्ड्रिच एम्स का जन्म रिवर फॉल विस्कॉन्सिन में कार्टर सिसिल एम्स और रेचल एम्स के यहां हुआ था। ऑल्ड्रिच एम के पिता कार्टर सिसिल एम्स कॉलेज लेक्चरर थे और उनकी माता रेचल एम्स हाई स्कूल में इंग्लिश टीचर थी। ऑल्ड्रिच अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। शुरुआती दौर में ऑल्ड्रिच एक शार्प माइंडेड चाइल्ड था। हमेशा से औरों से अलग कुछ कर दिखाने की धगश उसमें बनी रहती। एम्स परिवार का समय बदला 1952 में, जब ऑल्ड्रिच एम के पिता कार्टर एम्स ने सीआईए के लिए काम करना शुरू किया। कार्टर एम्स ने वर्जीनिया में डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशन में काम शुरू किया। उसके बाद 1953 में उनकी पोस्टिंग साउथ ईस्ट एशिया में हुई। वे 3 साल साउथ ईस्ट एशिया में अपने फैमिली के साथ रहकर सीआईए के लिए काम करते रहे। बस यही 3 साल कार्टर के लिए और उनके करियर के लिए बुरे साबित हुए। इस 3 साल के काम को सीआईए ने जरा भी पसंद नहीं किया। सीरियस अल्कोहलिक और इरेशनल बिहेवियर के कारण सीआईए ने उनके परफॉर्मेंस को नेगेटिव ग्रेड देकर उन्हें साइडलाइन कर दिया। उनका सीआईए करियर कब शुरू हुआ और खत्म कब हुआ कुछ पता न चला। इसके बाद पूरी जिंदगी वे सीआईए के लिए कुछ खास न कर पाए और न कर पाने का मौका मिला। ऑल्ड्रिच एम्स ने वर्जीनिया में स्थित मैकलिन हाई स्कूल में अपनी स्कूलिंग की। 1957 की शुरुआती समय में उन्होंने सीआईए में लो रैंकिंग डिवीजन GS3 में बतौर रिकॉर्ड एनालिस्ट के तौर पर 3 साल के लिए काम किया।
इसके बाद 1959 में फर्दर स्टडीज के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एडमिशन लिया। दिमाग से चालाक ऑल्ड्रिच का परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटी में एवरेज ही रहा। 1960 में उन्होंने सीआईए के लिए काम करना कंटिन्यू किया। साथ ही साथ ड्रामा और आर्ट्स में रुचि के चलते शिकागो में असिस्टेंट टेक्निकल डायरेक्टर के तौर पर काम भी किया फरवरी 1962 तक। उसके बाद वे वॉशिंगटन शिफ्ट हुए और उन्होंने सीआईए फुल टाइम के लिए ज्वाइन किया। 5 साल लगातार मन लगाकर सीआईए के लिए ऑल्ड्रिच एम्स ने काम किया। इस दौरान वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में उन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। हालांकि 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी उनका सीआईए में पूरी तरह से करियर बनाने का कोई इरादा न था, परंतु सीआईए के GS7 डिवीजन में काम करते करते उनके सुपीरियर्स ने उन्हें नोट किया और उनके परफॉर्मेंस को बेहतरीन बताया गया। परफॉर्मेंस तो अच्छा था ही, परंतु उनका अल्कोहलिज्म और उसके प्रति लगाव उनके लिए अच्छा न था। परंतु उसके बावजूद उनको करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिफ्ट किया गया। टाइमलाइन की ग्राफ आगे बढ़ती रही और साल आया 1969। 1969 ऑल्ड्रिच एम्स के लिए महत्वपूर्ण सालों में से एक बना, क्योंकि इस साल उन्होंने अपने फेलोमेट जो एक सीआईए ऑफिसर थी नैन्सी सेगबर्थ, जिनसे वे करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिले, उनके साथ शादी कर ली। सब कुछ ऑल्ड्रिच के लिए बहुत अच्छा साबित होने लगा। सीआईए वर्क फील्ड में उन्हें प्रोग्रेस से लेकर अपने लव इंटरेस्ट के साथ शादी कर कुछ हद तक अपने आप को वेल एस्टैब्लिश कर चुके थे। परंतु यहां से ऑल्ड्रिच की पत्नी नैन्सी सेगबर्थ का करियर एज एन ऑफिसर एंडेड। सीआईए का उस वक्त एक रूल था कि मैरिड कपल सीआईए के ऑफिस में काम नहीं कर सकते। एक को ही फील्ड ऑफिस में काम करना अलाउ था। बस नैन्सी ने राह पकड़ी गृहस्थी की ओर और ऑल्ड्रिच निकल पड़ा एक नए असाइनमेंट की ओर। ऑल्ड्रिच एम को असाइन किया गया टर्की के कैपिटल अंकारा में। यहाँ ऑल्ड्रिच का काम था सोवियत के खुफिया अधिकारियों को निशाना बनाना। ऑल्ड्रिच एक बेहद शातिर, चालाक व किसी भी तरह अपना काम करने व निकलवाने वाला माहिर खिलाड़ी था। उसका अनुमान सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि वे छात्र कार्यकर्ता डेनिस गेज़मिक के रूममेट के थ्रू कुख्यात कम्युनिस्ट देवजैनिक के संगठन में घुसपैठ करने में सफल रहे। दरअसल देवजैनिक रेवोल्यूशन यूथ के नाम से जानने वाला ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका फॉर्मेशन 1965 टर्की में हुआ था। इनकी विचारधारा मार्क्सिस्ट लेनिस्ट से मेल खाती थी। 1971 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया था और यह ऑर्गेनाइजेशन कई दिनों से सीआईए के रडार में था ही। सीआईए के एक एजेंट का उस ऑर्गेनाइजेशन में घुसपैठ कर इंफॉर्मेशन सीआईए को पहुंचाना काबिल तारीफ था ही, साथ ही साथ हद से ज्यादा मुश्किल भी। ऑल्ड्रिच एम्स के लिए यह एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था और सीआईए के लिए भी, परंतु इतने बड़े काम को सीआईए ने तवज्जो दिया ही नहीं। उल्टा जब ऑल्ड्रिच के परफॉर्मेंस को रेट करने की बारी आई, तब सीआईए ने सैटिस्फैक्टरी का टैग लगाकर ऑल्ड्रिच के मेहनत को सिरे से नकार दिया। इस घटना से ऑल्ड्रिच एम्स को भयानक झटका लगा। वे इतना निराश हुए कि उन्होंने सीआईए छोड़ने तक का मन बना लिया। यह पहला और खतरनाक कड़वा अनुभव था ऑल्ड्रिच एम्स का सीआईए के प्रति। 1972 में हालांकि ऑल्ड्रिच एम्स ने सीआईए में वापसी की और अगले 4 सालों तक उन्होंने सोवियत ईस्ट यूरोपियन डिवीजन में काम किया। ऑल्ड्रिच ने खासी मेहनत की और उसका नतीजा पॉजिटिव भी निकला। सीआईए के इस टर्म के परफॉर्मेंस रिव्यू में ऑल्ड्रिच का ग्रेड बेहतर रहा। सीआईए ने अपने रिव्यू में लिखा था, नो डाउट ऑल्ड्रिच इज far better in managing paperwork and in planning field operation than recruiting agents। परंतु यहां पर सीआईए ने ऑल्ड्रिच के हेवी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स को भी नोट किया। 1976 में ऑल्ड्रिच को न्यूयॉर्क सिटी में असाइन किया गया। यहां उन्हें एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट 2 सोवियत हैंडलर्स को हैंडल करना था। उन्होंने यह प्रोजेक्ट बहुत ही बेहतरीन तौर पर हैंडल किया। यह प्रोजेक्ट इस हद तक सक्सेसफुल रहा कि सीआईए ऑफिशियल्स ने ना सिर्फ उनके परफॉर्मेंस को एक्सीलेंट रेटिंग दी, पर साथ ही साथ प्रमोशंस और बोनसेस से भर दिया। इनफैक्ट उन्हें हायर ऑफिशियल्स के साथ काम करने तक का अनुभव मिला। इन इस टर्म में नोट किया गया कि ऑल्ड्रिच फाइनेंशियल अकाउंट सीआईए को सौंपने में विलंब कर रहे थे। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी वायलेशन भी ऑल्ड्रिच एम्स से हुआ। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट ब्रीफकेस जिसमें हाईली सेंसिटिव क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थे, उसे लापरवाही के चलते सबवे में ही भूल आया। परंतु फील्ड ड्यूटी में बेशक नाम करने वाले ऑल्ड्रिच को मौखिक फटकार मिली और इतने हीरोइक इवेंट्स के सामने इस भूल को नजरअंदाज किया गया। ऑल्ड्रिच का परफॉर्मेंस लेवल आसमान छू रहा था। उनका रिपोर्ट दिन पर दिन बेहतर होता जा रहा था, परंतु फिर साल आया 1981। यह साल ऑल्ड्रिच के लिए बिटर टर्न लाने वाला था।
इस चीज के लिए वे खुद जिम्मेदार थे। 1981 में ऑल्ड्रिच की पोस्टिंग मैक्सिको में हुई, हालांकि उनकी वाइफ नैन्सी न्यूयॉर्क में ही रहे। मैक्सिको में काम तो अच्छा चल रहा था, लेकिन यहाँ की रंगीन जिंदगी में ऑल्ड्रिच खोते जा रहे थे। यहाँ उनके 3 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हुए। अक्टूबर 1982 में मारिया डेल रोजारियो नाम की बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिला, जो कोलंबिया एम्बेसी में CIA के इन्फॉर्मेंट के तौर पर काम करती थी, उनके साथ ऑल्ड्रिच का प्रेम प्रकरण पूरे जोर में था। शायद इतने जोर में कि अक्टूबर 1985 में नैन्सी उनके पत्नी होने के बावजूद ऑल्ड्रिच ने मारिया से दूसरी शादी कर ली। इस शादी से 1989 में वे एक पुत्र के पिता बने, जिसका नाम था पॉल। ऑल्ड्रिच ने अपने इस रिलेशन को गुप्त रखा और CIA ऑफिशियल को रिपोर्ट तक नहीं किया, which itself was breach of trust। हालांकि ऑल्ड्रिच के कलीग्स को ऑल्ड्रिच के इस दूसरी जिंदगी के बारे में मालूम था। टाइमलाइन में 1979 से हल्का सा पीछे जाए 1983 में, तो यहीं से ऑल्ड्रिच अपने आप को और एटीट्यूड को संभालने में फेल जाने लगे। मैक्सिको सिटी में डिप्लोमेट्स के साथ शराब पीकर लाउड होना, यहाँ तक क्यूबन्स ऑफिशियल के साथ इरैशनल और रूड बिहेवियर, यह सब CIA सीनियर ऑफिशियल्स के लिए अलार्म बेल जैसा था और उनकी चिंता अब ऑल्ड्रिच को लेकर बढ़ने लगी। सितंबर 1983 में ऑल्ड्रिच को वापस पोस्टिंग मिली वॉशिंगटन में। इस बार ऑल्ड्रिच की जिम्मेदारी बढ़ गई। इस बार उन्हें मोस्ट सेंसिटिव डिपार्टमेंट में रखा गया, डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इस डिपार्टमेंट में उन्हें सोवियट्स पर काउंटर इंटेलिजेंस का काम सौंपा गया। यहाँ ऑल्ड्रिच को CIA के सेंसिटिव एंड इंफॉर्मेशन प्लान्स में शामिल व काम करने का फुल एक्सेस था। उनका मुख्य काम KGB, GRU और सोवियत मिलिट्री पर इंटेलिजेंस इकट्ठा करना था। जब प्रोफेशनल लाइफ में ऑल्ड्रिच सक्सेसफुल होते जा रहे थे, वहीं अपने वुमेनाइजिंग बिहेव और इरैशनल बिहेवियर के चलते अक्टूबर 1983 में नैन्सी ऑल्ड्रिच से ऑफिशियली सेपरेट हुई। CIA को ऑल्ड्रिच ने नैन्सी के सेपरेट होने की एक्टिविटी पर रिपोर्ट दी, परंतु उनके रोमांटिक रिलेशन विद मारिया रोजारियो को गुप्त ही रखा गया। यहाँ पर ऑल्ड्रिच एम्स की हालत खराब होने वाली थी। सेपरेट होने के बाद नैन्सी ने ऑल्ड्रिच के सामने डिवोर्स लेने का दावा किया। डिवोर्स सेटलमेंट में जो शर्तें थी, उसने न केवल ऑल्ड्रिच को चौंका दिया, बल्कि उससे बचने के लिए वे अपने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने जा रहे थे। एक ऐसी भूल जहां से वापस आने का ना वो सोच सकते थे, ना ही हिम्मत। डिवोर्स सेटलमेंट में नैन्सी को हर महीने और 3.5 साल तक नैन्सी के एक्सपेंस के लिए $46,000 ऑल्ड्रिच को पे करने थे, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा अमाउंट था। ऑल्ड्रिच यह अमाउंट पे करने को राजी हुए और राजी होना ही पड़ता, परंतु वे समझ चुके थे कि यह डेट उन्हें बैंकरप्ट करवाकर ही मानेगा। बात सिर्फ इतनी न थी, मारिया रोजारियो, जिनके साथ ऑल्ड्रिच का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उसका एक्सपेंस भी स्काई रॉकेट था। CIA की कमाई थी, पर अपने गलतपन के किए खर्चे का बोझ हद से ज्यादा था। कुछ महीने तक तो ऑल्ड्रिच ने यह बोझ संभाला, परंतु इसके बाद CIA ने ऑल्ड्रिच की पोस्टिंग दूसरे डिवीजन में की, ऐसे डिवीजन जो ऑल्ड्रिच की लाइफ बदलने वाला था। ऑल्ड्रिच की पोस्टिंग CIA के नए डिवीजन में हुआ, जहां उन्हें डायरेक्ट एक्सेस मिला सोवियत ऑफिशियल्स और उनके पोटेंशियल इंटेलिजेंस एसेट्स पर नजर रखने का। इसके चलते ऑल्ड्रिच ने सोवियत एम्बेसी से कांटेक्ट बनाना शुरू किया। खर्चे का बोझ बढ़ता देख ऑल्ड्रिच ने एक खतरनाक खेल खेला। ऑल्ड्रिच ने सोवियत ऑफिशियल्स को कुछ डॉक्यूमेंट CIA के उन्हें पास ऑन किए, यह सोचकर कि कुछ नहीं तो सोवियट्स के नजर में आकर एकाध इंफॉर्मेशन के लेन देन से कुछ पैसे तो जरूर मिलेंगे। हालांकि सोवियट्स के पास आए इस इंफॉर्मेशन की कोई खास कीमत न थी और ये डॉक्यूमेंट्स कुछ खास काम आए भी नहीं, लेकिन फिर भी KGB ने बिना देरी किए इस इंफॉर्मेशन के बदले ऑल्ड्रिच को $50,000 चुकाए। KGB डबल एजेंट्स को कैसे हैंडल करना है वो जानती थी। इससे पहले भी उन्होंने कई डबल एजेंट से काम निकलवाया था। KGB की तरफ से शॉर्ट पीरियड में इतने बड़े अमाउंट को देख ऑल्ड्रिच खुशी से जैसे पागल हुआ। इतने कम समय में रिस्पॉन्स आने की बात ऑल्ड्रिच ने सोची न थी। इस पेमेंट से ऑल्ड्रिच के काफी हद तक डेट क्लियर हुए। इनिशियली ऑल्ड्रिच ने यह इंफॉर्मेशन अपने डेट को क्लियर करने के लिए ही पास ऑन किए थे, परंतु इतना बड़ा अमाउंट देख जैसे शेर के मुंह में खून लगा हो, वैसा हाल ऑल्ड्रिच का था। ऑल्ड्रिच की लालच अब बढ़ने लगी। KGB के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर वे CIA के लिए ट्रेटर बनने वाले थे
और वर्ल्ड इंटेलिजेंस हिस्ट्री के किताब में सबसे बड़े और कनिंग डबल एजेंट्स में से एक बनने वाले थे। ऑल्ड्रिच एम्स ने इसके बाद बड़ी मुशक्कत से टॉप 10 CIA ऑफिशियल्स को ढूंढ निकाला जो सोवियत एक्टिविटीज पर नजर गड़ाए थे। यहां ऑल्ड्रिच ने अपना सबसे गंदा खेल खेला। उन्होंने सोचा कि CIA के टॉप ऑफिशियल्स के लिंक्स KGB को सौंपकर ही कुड मेक अ लॉट ऑफ मनी। सिर्फ इतना ही नहीं, यह नाम देने से उनके फ्यूचर थ्रेट्स को एलिमिनेट कर सकेंगे। इससे ऑल्ड्रिच का राज बना रहेगा। और ऐसा ही हुआ। सोवियट्स को इंफॉर्मेशन ऑल्ड्रिच ने पास ऑन किया और इस इफेक्टिव इंफॉर्मेशन का बहुत ही भारी लाभ सोवियट्स ब्लॉक को हुआ। KGB ने ढूंढकर CIA एसेट्स को एलिमिनेट करना शुरू किया। सिर्फ इतना ही नहीं, KGB ने CIA के एक्टिविटीज पर अपनी भारी ग्रिप बनाई। इसके बाद ऑल्ड्रिच ने KGB के ऐसे ऑफिशियल्स के नाम भी पास ऑन किए जो CIA के लिए एसेट बने बैठे थे। ऐसे ट्रेटर्स को KGB ने बेरहमी से निपटाने का काम किया। उन्हें भी ढूंढकर मौत के घाट उतारा गया। डिमित्री पोलिकोव और गेनेत्स्की वेरेनिक जैसे मोस्ट वैल्यूएबल CIA एसेट्स को सोवियत में लाकर ट्रूथ ड्रग इंजेक्ट कर इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकलवाई और उसके बाद उनका एग्जीक्यूशन करवाया। एक के बाद एक CIA एसेट्स के मौत ने CIA को झंझोड़ कर रख दिया। उन्हें एक साथ इतने हार का सामना करना पड़ा, वो असहनीय लगा। उन्हें इस बात पर शक होने लगा कि कोई मोल उनके ऑर्गेनाइजेशन में जरूर है। इस बात की पुष्टि और इस पर लगाम लगाने के लिए CIA ने 1986 में एक इन्वेस्टिगेशन टीम की नियुक्ति की जो इस मोल को न सिर्फ पकड़े परंतु KGB के घोड़े को लगाम भी दे। इस इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड कर रहे थे पॉल रेडमंड। इस टीम के इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे जेनी वेर्थेफुल्ले, सैंड्रा क्रीम्स, डायना वॉटसन और डैन पेन। इनिशियल स्टेज पर CIA ने इस लॉस के लिए कुछ फॉर्मर CIA एजेंट्स को ब्लेम तक किया। इन सब में से सबसे आगे नाम था एडवर्ड ली हॉवर्ड का। CIA पूरी तरह से श्योर थी कि वे डबल एजेंट हैं, परंतु CIA ने जब अपने और 3 इंपॉर्टेंट एसेट्स खोए जिसकी कोई जानकारी हॉवर्ड को न थी, तब CIA इस कंक्लूजन पर पहुंची कि हॉवर्ड ली बेगुनाह है। पर दोस्तों, यहाँ हल्का सा ट्विस्ट है। हो सकता है कि उन 3 इंपॉर्टेंट एसेट्स को हॉवर्ड ली नहीं जानते थे, पर वे सोवियट्स के लिए काम करते थे एंड यस, दे वाज डबल एजेंट। यह बात CIA को हॉवर्ड ली के मिस्टीरियस डेथ के बाद पता चली। जरा सोचिए, CIA सब पर नजर गड़ा रखी थी, परंतु कितने स्मार्ट थे ऑल्ड्रिच एम्स जो CIA के नाक के नीचे सारे इंफॉर्मेशन KGB को पास ऑन कर रहे थे। पर CIA को ऑल्ड्रिच एम्स सबसे विश्वसनीय और सेफ एजेंट लगते थे। अपनी विश्वसनीयता का फायदा ऑल्ड्रिच ने अच्छे से उठाया। उन्होंने सोवियत एम्बेसी से मीटिंग जारी रखी और इंफॉर्मेशन पास ऑन करते रहे। ज्यादातर उनकी मीटिंग सर्जी दिमित्रिशिव चुवाकिन के साथ होती और यह मीटिंग लंच के तौर पर होती। यह एक लंच ऑल्ड्रिच को मालामाल करती। एक लंच में ऑल्ड्रिच तकरीबन 20 से 50 हजार डॉलर्स कमाते और उस रकम के बदले CIA से धोखा करते। धीरे धीरे करके ऑल्ड्रिच एम्स के पास 4.6 मिलियन डॉलर्स का नेटवर्थ हो गया। बस यहां से ऑल्ड्रिच ने सावधानी बरती। उन्होंने सोचा कि एक CIA ऑफिसर के लिए इतनी बड़ी अमाउंट का होना अपने आप में शक पैदा करेगी, इसलिए उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने एक कवर बनाई अपनी दूसरी पत्नी मारिया रोजारियो के नाम का। CIA को अब उन्होंने रिपोर्ट फाइनली किया कि मारिया रोजारियो उनकी पत्नी है और वो एक बिजनेस फैमिली से आती है जो कोलंबिया में सेटल्ड है। दरअसल वो कोई बिजनेस फैमिली से नहीं आती थी, परंतु KGB की तरफ से मिले इतने पैसे CIA को शक में इजाफा ना करे, इसलिए सारा पैसा इन लॉस के नाम पर डाइल्यूट किया और फेक कवर बनाया। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन टीम बुरी तरह से विफल हो रही थी। बार बार सुराग तक पहुंचने के इंतजार ने उनकी हालत खस्ता कर रखी थी। ऑल्ड्रिच की पोस्टिंग रोम में हुई, परंतु यहां जैसे उन्हें काम का कोई लेना देना ही नहीं, वैसे फ्री स्टाइल में रहने लगे। KGB को इंफॉर्मेशन रूटीन में देकर अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते जा रहे थे। CIA के इस टर्म के एवेल्युएशन में उनका परफॉर्मेंस एवरेज ही रहा। लेकिन कहते ना कि चांदनी रात भी ढलती है और अंधेरा भी अपना भाया हुए रूप दिखाती है। कुछ ऐसा ही ऑल्ड्रिच के साथ होने वाला था। 1986 में सोवियत स्पाई ओलेग गोर्दीवेस्की नाम का एक एजेंट MI6 के लिए डबल एजेंट बना। MI6 को इंपॉर्टेंट जानकारी वो पिछले 11 साल से पास ऑन करता था। आप दर्शक सोचते होंगे कि इतने डबल एजेंट्स कैसे?
तो दोस्तों, ऐसा ही होता है। एक एजेंट कई मिस्टीरियस लाइफ जीता है और उसमें एक और मिस्टीरियस लाइफ जिसमें मनी गेम है, तो उसे जीने में वो एजेंट को कोई तकलीफ नहीं होती। रिस्क की लाइफ तो वैसे भी होती है, तो एक और रिस्क क्यों नहीं। तो यह सोवियत स्पाई जिसका नाम ओलेग गोर्दिवेस्की था, उसने लंदन स्टेशन में ट्रेल छोड़े। उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से MI6 को नुकसान करने वाले एजेंट्स के तो नाम थे ही थे, परंतु इस डॉक्यूमेंट में एक नाम जो बढ़ चढ़कर आया वह नाम था ऑल्ड्रिच एम्स। यहां सोवियट्स को भी इस बात की भनक लग गई कि कई इंपॉर्टेंट एसेट्स के साथ ऑल्ड्रिच एम्स का नाम भी एक्सपोज हुआ है। इससे पहले KGB उनके बीच के मूल ओलेग गोर्दिवेस्की का कुछ कर पाती, ब्रिटेन की MI6 ने सक्सेसफुली ओलेग को रशिया से क्विक एस्केप करने में मदद की। यहां पर ऑल्ड्रिच बुरा फंसे। CIA को पूरी तरह से MI6 के ट्रेल्स पर यकीन न था, पर यहां CIA सावधानी बरतना चाहती थी। CIA समझ चुकी थी कि कौन एजेंट डबल एजेंट बन जाए और उन्हें चोट पहुंचाता रहे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए CIA was all set to put hands on ऑल्ड्रिच एम्स। ऑल्ड्रिच को भी पता चल चुका था कि वे बुरा फंसे हैं, शायद अब कोई रास्ता नहीं जिससे वे बच सके। उन्होंने मन ही मन अपनी हार स्वीकारी। KGB हैंडलर से उन्होंने कांटेक्ट बनाया। ऑल्ड्रिच को बचने का रास्ता चाहिए था, क्योंकि उन पे पॉलीग्राफिक टेस्ट होने वाला था जिससे वे बच नहीं सकेंगे। KGB ने बहुत शार्पली कहा कि देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, यू विल बी टेकन केयर ऑफ। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सरप्राइजिंगली बड़े ही मिस्टीरियस वे में ऑल्ड्रिच एम ने पॉलीग्राफ टेस्ट पास कर लिया। CIA के पास शक करने की वजह न बची। इवन ऑल्ड्रिच वाज सरप्राइज्ड कि आखिर टेस्ट पास कैसे किया उन्होंने। बाद में कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पता चला कि पॉलीग्राफ टेस्ट का एग्जामिनर और कोई नहीं पर सीक्रेट एजेंट था KGB का। इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते कि KGB की अप्रोच किस हद तक CIA के नेटवर्क में थे। बस ऑल्ड्रिच अब हद से ज्यादा अपने आप को सिक्योर मानने लगा, और माने भी क्यों ना, KGB हर मोड़ पर ऑल्ड्रिच को बचाए रखी थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम ऑल्ड्रिच पर से नजर हटाने के मूड में न थी। उन्होंने ऑल्ड्रिच पर नजर बनाए रखने का निर्णय लिया। ऑल्ड्रिच इसके बाद थोक में इंफॉर्मेशन पास ऑन करने लगे और CIA के एसेट्स यूं ही एक्सपोज होने लगे। ऑल्ड्रिच को KGB भर भर के पैसे देती, और दे भी क्यों ना। ऑल्ड्रिच द्वारा पास किए इंफॉर्मेशन उनके लिए गोल्ड डस्ट साबित जो हो रहे थे। समय की गति चलती रही और ऑल्ड्रिच एम्स की मॉनेटरी राइज होती रही। ऑल्ड्रिच CIA में अपनी पॉजिटिव छाप बनाकर बैठे थे। समय बिल्कुल ठीक चल रहा था। फिर साल आया 1991। 1991 में दोबारा एवरेज परफॉर्मेंस के बावजूद उन्हें 91 में रीअसाइन किया गया CIA के काउंटर इंटेलिजेंस सेंटर एनालिसिस ग्रुप में। यहां उनके पास एक्सट्रीम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का मौका मिला। यह सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज करने लगे और पैसों के लिए। अब ऑल्ड्रिच की लाइफस्टाइल हद से ज्यादा लग्जूरियस होती गई। उनके सूट्स इस हद तक महंगे और लग्जरी होते जितने बड़े से बड़े ऑफिसर्स के न होते। ऑल्ड्रिच की सैलरी $60,000 एनुअली की थी। उसके बावजूद उस समय उन्होंने $540,000 का मैंशन अर्लिंगटन वर्जीनिया में खरीदा, वो भी कैश। $50,000 की जगुआर लग्जूरियस कार भी थी। सिर्फ उनका हाउस रीमॉडलिंग कॉस्ट $99,000 था। आप इस बात से अनुमान लगाइए कि एक ऑफिसर का टैक्स अमाउंट सिर्फ ऑल्ड्रिच फोन बिल्स में चुकाते। प्रीमियम कार्ड्स के बिल उनके मंथली सैलरी से ज्यादा थे। यह सब चीजें शक का कारण थे ही, लेकिन ऑल्ड्रिच का सूर्यास्त नजदीक आ चुका था। आखिर कब तक ऑल्ड्रिच नसीब के धनी रहते। चोट तो लगनी थी, और इस बार बहुत ही घातक। साल आया 1993। मूल हंट इन्वेस्टिगेशन टीम की नजर ऑल्ड्रिच पर थी, और हद से ज्यादा हाई लाइफस्टाइल शक के कारण में इजाफा थी। इस बीच उनके टीम को यह लीड मिल गई कि ऑल्ड्रिच ने जो रिपोर्ट दी थी उनके वाइफ मारिया के इन लॉस के कोलंबियन बिजनेस के बारे में, वो फेक थे। इस लीड के साथ मूल हंट टीम ने कांस्टेंट सर्वेलेंस पर ऑल्ड्रिच को रखा। ऑल्ड्रिच के हर मूवमेंट्स पर नजर CIA रखने लगी, और इसका फायदा CIA को मिला भी। ऑल्ड्रिच के सस्पिशियस मीटअप्स उन्होंने नोट किए। नवंबर 1993 में और सख्ताई से ऑल्ड्रिच पर सर्वेलेंस बढ़ाई गई। उनके कार में ट्रैकर फिट करके उन्हें ट्रैक किया गया।
इस सर्वेलेंस की एक अहम रिपोर्ट आई फरवरी 21, 1994 में। यह बात सामने आई कि ऑल्ड्रिच अगले महीने मार्च में मॉस्को में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग करने वाले थे। यह एक अत्यंत इंपॉर्टेंट लीड थी। सीआईए को इस बात का भी डर था कि कहीं यह क्विक एस्केप ना हो। बस इसी के साथ 21 फरवरी 1994 को ऑल्ड्रिच एम्स और उनके वाइफ मारिया रोजारियो को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट के बाद ब्रूटल इन्वेस्टिगेशन चला ऑल्ड्रिच पर और मारिया पर। प्रूफ्स ऑल्ड्रिच के सामने थे और चेन ऑफ इवेंट्स लिंक होते होते यह क्लियर हो चला था कि ऑल्ड्रिच का बचना नामुमकिन है। और इसी के साथ हिस्टोरिक डे आया 28 अप्रैल 1994। कोर्ट में ऑल्ड्रिच ने अपने डबल एजेंट होने की बात को स्वीकारा। यहां तक उसने सारे डॉक्यूमेंट्स जो केजीबी को सौंपे थे उन सब के रिपोर्ट्स कोर्ट को सबमिट किए। टोटल अमाउंट जो डॉक्यूमेंट्स बेच के ऑल्ड्रिच को मिली थी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिकॉर्ड्स तक कोर्ट को सबमिट किए। ऑल्ड्रिच के कॉम्प्रोमाइज्ड होने के कारण सीआईए को बहुत नुकसान हुआ। कई ह्यूमन लाइव्स इसमें अफेक्ट हुए। एक सीक्रेट एजेंसी के लिए उनका अंडरकवर एजेंट उनके लिए सबसे बड़ा एसेट होता है। उन्हें एक्सपोज कर मौत के हवाले करने का काम ऑल्ड्रिच एम्स ने पैसों के लिए किया। ऑल्ड्रिच ने न जाने कितने ऐसे एसेट्स और ऑफिसर्स को मौत के घाट उतरवाया। ऑल्ड्रिच एम्स को फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजनर के तहत प्रिजनर नंबर 40087083 एस्पिनाज एक्ट 18 यूएससी 794 लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट एनी चांस ऑफ पैरल अर्थात उम्र कैद की सजा हुई। टैक्स एविजन और कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एस्पिनाज के तहत मारिया रोजारियो को 5 साल जेल की सजा हुई। तो दोस्तों, यह कहानी थी एक ऐसे डबल एजेंट की जिसने अपने अय्याशी में फंसकर अपने देश को बेच डाला। एक अंडरकवर एजेंट इस सोच में, इस विश्वास में अपने सीक्रेट एजेंसी और देश के लिए काम करता है कि वो अपने दुश्मनों को मंसूबे को कामयाब होने नहीं देगा और उस कार्य में कोई अड़चन आए भी तो उसके सुपीरियर ऑफिसर्स और देश उनका साथ देंगे। परंतु ऑल्ड्रिच जैसे भ्रष्ट लोग उनके भरोसे को न सिर्फ तोड़ते हैं बल्कि अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्हें मौत के मुंह में झोंक आते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एस्पिनाज की दुनिया को समझने और मिस्ट्री को सुलझाने की खोज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।